नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट 1 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका टॉपिक नंबर 1.8 आदिकाल का नामकरण। तो बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदिकाल के काल विभाजन की चर्चा के उपरांत यह आवश्यक है कि हम आदिकाल के नामकरण की भी चर्चा करें, जिन आधारों पर काल विभाजन किया जाता है अतः उन्हीं आधारों पर नामकरण की समस्या भी हल होती है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि इतिहास को किस समय में बांटा जाए और इस पर क्या क्या विवाद हुए, ये सब हमने देखा था। तो अब समय को बांटने के बाद सबसे ज़रूरी काम आता है उस समय का कोई नाम रखना, इसे ही नामकरण कहते हैं। तो जिस वजह से या फिर जिस आधार पर हम समय को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, ठीक उसी तरह उस समय का नाम भी विद्वान तय करते हैं। आदिकाल की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसमें किसी प्रवृत्ति की केंद्रीय भूमिका नहीं है। किसी भी जातीय साहित्य के विकास में कई प्रकार की मनस्थितियों और भावों का विकास साथ साथ होता है। ऐसी स्थिति में चेतना की बहुकेंद्रीयता का आभास वो पूरे साहित्य में होता है। तो अब जब आदिकाल के नाम रखने की बात देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय की जो रचनाएं हुई उन सभी में हमें कोई भी एक मुख्य आधार या मुख्य भूमिका वो देखने को नहीं मिलती। जब भी समाज में लोग जीते हैं और कुछ लिखते हैं तो उनके मन में एक साथ बहुत सारी अलग अलग भावनाएं चलती हुई हमें दिखती है। इस वजह से उस समय के पूरे साहित्य में हमें अलग अलग सोच भी वो दिखाई देने लग जाती है। तो इसी तरह आदिकाल में भी हमें कई तरह की भावनाएं और कई तरह की रचनाएं अलग अलग वो देखने को मिली। इस प्रकार की साहित्यिक परिस्थितियों में किसी एक प्रवृत्ति को केंद्रीय मानकर उसका नामकरण एक प्रकार से नाइंसाफी है। नामकरण पर विवेचना के लिए उस कालखंड के रचना और परिवेश के जटिल संबंधों को सूक्ष्मता से समझना होगा। उस कालखंड की रचनाओं के भीतर घात प्रतिघात को सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों में पहचानना होगा। तो जब हम उस समय की स्थिति को देखें तो वहाँ पर हमें किसी भी एक बात को मुख्य मानकर पूरे काल का नाम देना ये सही माना जाता है। लेकिन इस समय कोई एक केंद्र का विषय या केंद्र की बात थी ही नहीं, तो ऐसे में कोई भी नाम रख देना ये बहुत नाइंसाफ़ी मानी जाएगी। अगर हमें इसका सही नाम सोचना है तो हमें उस समय की जो रचनाएं हैं और उस समय का जो माहौल है उनके आपसी उलझे हुए रिश्ते को बहुत गहराई से समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि उस समय समाज और इतिहास में जो भी उथल पुथल चल रही थी उनका असर वहाँ की रचनाओं और कहानियों पर किस प्रकार और कैसे वो पड़ रहा था। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने आदिकाल के संबंध में जो अपनी अवधारणा बनाई है उस पर एक आलोचनात्मक बहस वो आवश्यक है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसा दत्तासी के इतिहास में इस प्रकार के साहित्य कालखंड का कोई विभाजन नहीं है। स्पष्ट दृष्टिकोण के अभाव में यह इतिहास कवि वृत्त संग्रह ही कहा जा सकता है। तो जब हम हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों को देखें, उन्होंने आदिकाल के बारे में जो भी अपनी सोच बनाई है उसे परखना और उस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा गारसा दत्तासी ने। इन्होंने जो इतिहास लिखा था उसमें इन्होंने क्या किया, समय को अलग अलग हिस्सों में बांटने का कोई भी काम नहीं किया था। इनकी सोच उस समय एकदम साफ थी, स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव इन्हें नहीं था। इसीलिए इनके लिखे हुए इतिहास को हम सिर्फ कवियों की जानकारी को इकट्ठी करने वाली किताब कह सकते हैं, यानी कि इसको हम कवि वृत्त संग्रह कह सकते हैं। इससे ज़्यादा इसको और कुछ भी कहना सटीक नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार ठाकुर शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज में किसी निश्चित दृष्टिकोण के अभाव में काल विभाजन ठीक से नहीं किया गया है। अब जैसे गारसा दत्तासी का काल विभाजन था, ठीक इसी तरह एक और इतिहासकार हुए शिव सिंह सेंगर। इन्होंने अपने इतिहास लिखा शिव सिंह सरोज के नाम से। इसमें इन्होंने भी क्या किया, कोई भी एक तय या साफ सोच न होने की वजह से उन्होंने भी समय को सही तरीके से और ठीक ठीक बांटने का काम नहीं किया था। तो दो इतिहासकार हमने देखे, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। इन दोनों ने ही क्या किया, अपने इतिहास ग्रंथ में समय को बांटने का काम वो नहीं किया था।
आचार्य शुक्ल के पूर्ववर्ती इतिहासकारों में जिन दो इतिहासकारों का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसमें से एक है जॉर्ज ग्रियर्सन और दूसरे मिश्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन शायद हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण की परंपरा की शुरुआत की। इस प्रकार इतिहास की प्रक्रिया का हल्का सा आभास दिया है। अब यहाँ बताया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले दो विद्वान हुए, एक तो थे जॉर्ज ग्रियर्सन और दूसरे मिश्र बंधु। इसमें से जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं ये पहले ऐसे इतिहासकार माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को अलग अलग भागों में बांटा और उन भागों को नाम भी रखा। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हमें जॉर्ज ग्रियर्सन से देखने को मिलती है। इस तरह इन्होंने क्या किया, पहली बार हमें ये दिखाया कि इतिहास लिखने का सही तरीका असल में क्या होना चाहिए। तो ये हमें जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास से देखने को मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत इस काल का नामकरण चारण काल रखा। वह इस काल की आरंभिक सीमा को 643 ईस्वी मानते हैं, लेकिन वह विभाजन और नामकरण के बीच तालमेल नहीं बिछा पाते। वह जिस समय से साहित्य का आरंभ मानते हैं उस समय में चारणों की प्रवृत्ति को उस प्रकार से उभरते हुए नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया, इन्होंने इतिहास को देखते हुए उसका सबसे पहला जो नामकरण किया वो था चारण काल। और इनका मानना ये था कि इस समय की जो शुरुआत है वो 643 ईस्वी से होती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि इन्होंने जिस तरह से समय को बांटा और जो नाम रखा था उन दोनों के बीच हमें सही तालमेल बैठता हुआ नहीं दिखता है। वह जिस साल से इस समय की शुरुआत को मानते हैं उस शुरुआती समय में राजाओं की तारीफ करने वाले जो चारण कवियों का काम था या उनकी सोच इस तरह से वो दिखाई ही नहीं देती। आगे देखो, वह काल तो नाथों और सिद्धों के साहित्य सृजन का काल है। उस काल के साहित्य में कुछ हद तक धार्मिक तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन चारणों से जुड़े स्तुति परक साहित्य का अभाव ही है। तो असल में क्या हुआ, वो जो शुरुआती समय था जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया, उसमें हमें नाथों और सिद्धों के नाम जो देखने को मिलते हैं और इनकी जो हमें रचनाएं देखने को मिलती है ये उसका समय था। यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिसको चारण काल नाम दिया उस समय में हमें तो नाथों और सिद्धों की रचनाएं देखने को मिलती है। उस समय जो भी बातें लिखी जाती थी वो धर्म से जुड़ी हुई होती थी, लेकिन चारणों द्वारा राजाओं की जो तारीफ है वो वाली रचनाएं हमें उस समय देखने को नहीं मिलती। इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो नाम दिया इसको पूर्ण सहमति नहीं दी गई। जॉर्ज ग्रियर्सन के नामकरण के पीछे कर्नल टॉड के ग्रंथ राजस्थान की बड़ी भूमिका है। वस्तुतः चारणों के साहित्य का स्वरूप तो 10वीं शताब्दी के बाद उभरता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो नाम दिया ये कर्नल टॉड नाम के एक लेखक हुए जिनकी रचना राजस्थान को पढ़कर ये उनसे प्रभावित हो गए, इन्होंने चारण काल नाम दिया था। लेकिन सच ये है कि इन चारण कवियों की कविताओं का असली जो रूप है वो हमें 10वीं शताब्दी के बाद देखने को मिलता है, जब समाज में केंद्रीय शासन के ह्रास के बाद स्थानीय शासकों की भूमिका बदलती होती दिखाई पड़ती है। सामंतों के साथ ही साहित्य में चारणों का भी आविर्भाव होता है। तो ये वो समय था जब देश में क्या हुआ, बड़े और मुख्य राजाओं का जो राज था वो कमजोर होने लगा और छोटे छोटे इलाकों के राजा या जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन रहे थे। तब ये जो छोटे राजा और सामंत सामने आए, तभी इनके दरबारों में उनका नाम बढ़ाने के लिए क्या हुआ, चारण कवियों की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। और इन चारण कवियों ने ही चारण काव्य लिखा। काल विभाजन और नामकरण से स्पष्ट तालमेल के अभाव में यह नाम अनुचित लगता है। तो ये नाम चारण काल नाम इसलिए अनुचित लगता है क्योंकि इसमें समय और जो काल विभाजन है उसके बीच हमें तालमेल बैठता हुआ दिखाई नहीं देता। दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार मिश्र बंधु हैं। इन्होंने आदि काल का नाम प्रारंभिक काल रखा था। यह एक सामान्य सा नाम था। अब क्या हुआ, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण का नाम दिया, अब इनके बाद आ गए मिश्र बंधु। इन्होंने आदिकाल का क्या नाम रखा, प्रारंभिक काल। और प्रारंभिक काल का मतलब होता है शुरुआत का समय। तो ये ये तो बहुत ही साधारण और सरल नाम माना जाता है।
इन्होंने नाम की प्रस्तावना के पीछे कोई तर्क नहीं रखा। नामकरण की प्रस्तावना की सार्थकता ही इसके पीछे की तार्किक परिणति में होती है। इस नाम से उस काल के साहित्य के मुख्य मनोभाव और जन रुचि का पता नहीं चलता, अतः इस नाम को एक सामान्य नाम ही जो है मानना चाहिए। अब इन्होंने ये जो नाम दिया, इन्होंने ये नाम रखने का सुझाव तो दे दिया, लेकिन क्या हुआ, इसके पीछे इन्होंने कोई भी ठोस वजह या कारण नहीं बताया। और किसी भी नाम को रखने का सुझाव तभी सही होता है जब वो बिल्कुल सार्थक हो, जब उसके पीछे कोई एक वजह या सोच हमें दिखाई दे। अब इस प्रारंभिक काल नाम को सुनकर जो है हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं चलता कि उस समय की कविताओं में लेखकों के मन की मुख्य भावना क्या थी और उस समय की जनता को क्या पसंद आ रहा था। इसीलिए इस नाम को जो है हमें बस एक बहुत ही साधारण और एक नॉर्मल सा नाम मानना चाहिए। इसमें कोई भी हमें खास जानकारी जो है इस नाम से देखने को नहीं मिलती। मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास क्षितिज पर आते हैं। इनके साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक युग जो है प्रारंभ होता है। तो अब मिश्र बंधुओं के बाद आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब इन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया तभी से सही मायने में जो है हिंदी साहित्य का असली इतिहास लिखने की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास का ठोस दर्शन ही नहीं दिया, अपितु वह इतिहास का वास्तविक विवेचन भी करते हैं। उन्होंने साहित्य का मात्र साहित्यकार और कृतियों के संदर्भ में विश्लेषण ही नहीं किया, बल्कि इतिहास को ठोस सामाजिक वास्तविकता के रूप में भी जो है स्वीकारा है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इन्होंने सिर्फ इतिहास को समझने का मजबूत नजरिया ही नहीं दिया, बल्कि साथ साथ इन्होंने इतिहास की बातों को बहुत अच्छे तरीके से जो है पाठकों को समझाया है। इन्होंने इतिहास लिखते समय सिर्फ ये नहीं किया था कि कवियों के नाम और उनकी रचनाओं की हमें लिस्ट दे दी हो, बल्कि इन्होंने ये भी माना कि जो इतिहास होता है उसका सीधा संबंध होता है उस समय के समाज से, यानी समाज में जो चल रहा होता है वही इतिहास में दिखता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था। उन्होंने कालखंड के पीछे सक्रिय ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता को आधार बनाकर कालखंड का नामकरण किया। यदि उन्होंने साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है तो उसके पीछे उनकी एक स्पष्ट विचारधारा है, चाहे विवादास्पद ही क्यों ना हो। अब शुक्ल जी ने क्या किया, इन्होंने समय के किसी भी हिस्से का नाम रखने के लिए उस समय के समाज में जो चल रहे बदलाव थे उसको आधार बनाया था। अगर उन्होंने हिंदी साहित्य के सबसे पहले समय का नाम वीर गाथा काल रखा तो ऐसा उन्होंने बिना सोचे समझे नहीं किया था, बल्कि उसके पीछे इनकी सोच ये थी कि भले ही बाद में जाकर कुछ लोग इस नाम को लेकर आपस में सहमत ना रहे हो, इस पर जो है हमें विवाद देखने को मिलता है, पर इन्होंने उसका जो नाम रखा वीर गाथा काल वो एक सोच समझकर जो है रखा था। हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण करते हुए उन्होंने उसे वीर गाथा काल की संज्ञा दी। वीर गाथा नामकरण के लिए उन्होंने यह तर्क उपस्थित किया कि आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चित नहीं होता। धर्म, नीति, वीर सब प्रकार की रचनाएं जो है दोहों में मिलती है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले समय का नाम तय करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, उसका नाम वीर गाथा काल रखा। इस नाम को सही साबित करने के लिए उन्होंने ये बात कही कि आदिकाल की इस लंबी परंपरा की शुरुआत जो है वो हम 150 सालों के अंदर देखते हैं, और इस समय जो रचनाएं लिखी जा रही थी उसकी अगर हम मुख्य खास बात को देखें तो शुरुआत में हम इसमें धर्म की बातें, नीति की बातें, श्रृंगार और वीरता, ये सभी तरह के जो है दोहे हमें एक साथ देखने को मिल रहे थे। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी जो है किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जो है पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने जो है वीर गाथा काल कहा है। अब आगे इन्होंने कहा कि पहले के समय में तो जो है हमें नीति, श्रृंगार, वीरता, धर्म, इन सब की बातें जो है देखने को मिल रही है। तो इस तरह के मिले जुले माहौल के बाद जब हमारे देश में क्या हुआ, मुस्लिम राजाओं के हमले होने लगे, तब से हिंदी साहित्य में लिखे जाने वाली जो रचनाएं थी वो एक खास दिशा की ओर बढ़ती है।
उस समय जो कवि राजाओं के दरबारों में रहते थे, वो राजा की सभा में जो है नीति और श्रृंगार को अलग अलग दोहे तो सुनाते ही थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, राजाओं की वीरता और उनके युद्धों, साथ ही साथ उनकी बहादुरी की बड़ी बड़ी कहानियों को भी जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो राजा की इसी बहादुरी की कहानियों को लिखने की जो परंपरा रही, इसे रासो कहा जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर, इसे ही मुख्य निशाना मानकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मैंने इस पूरे समय को जो है वीर गाथा काल नाम दिया है। तो सिंपल सा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम इसलिए दिया क्योंकि इस समय हमें उन रचनाओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है जिसमें कवि क्या कर रहा है, वो अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का वर्णन अपनी रचनाओं में जो है ज़्यादा करता हुआ दिखाई देता है। इस काल को वीरगाथा काल कहने के पीछे आचार्य शुक्ल के सिद्धांत में मताग्रह दिखाई पड़ता है। आरंभिक साहित्य की विविधतापूर्ण प्रवृत्तियों को छोड़कर वह एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा रचे गए साहित्य को अपना आधार जो है बनाते हैं। अब इस समय को जो है वीरगाथा काल कहने के पीछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, ये अपनी बात पर बिल्कुल ही अड़ जाते हैं। इन्होंने शुरुआत के समय में लिखी गई जो अलग अलग तरह की रचनाएं थी, उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया था। इन्होंने सिर्फ क्या किया, एक खास तरह की रचनाओं और उनके रचनाकारों द्वारा लिखी गई रचनाओं को जो है, वीरता की कहानियों को ही अपना मुख्य आधार जो है बना लिया था। बाकी जो हमें आदिकाल में रचनाएं देखने को मिलती है, उनको रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, इग्नोर करने का काम किया। वह नाथ, सिद्धों और जैनों के साहित्य को छोड़कर साहित्य की संवेदना का विकास देखना चाहते हैं। लेकिन क्या मजबूरी थी कि उन्हें भी अपभ्रंश काव्य के विवेचन के लिए विवश होना पड़ा। अब शुक्ल जी के समय में जो है नाथों, सिद्धों और जैन संतों द्वारा लिखी गई जो धार्मिक और नीति साहित्य को बिल्कुल अलग रखकर हिंदी साहित्य की भावनाओं को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। लेकिन उनकी भी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने भी क्या किया, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई कविताओं के बारे में बातचीत करने और उन्हें समझाने के लिए एक मजबूर जो है होना पड़ा रामचंद्र शुक्ल को। वह इन जटिलताओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहते। इन जटिलताओं की परत को तोड़ने का अर्थ है साहित्य की उन परंपराओं को आत्मसात करना जो हमारी मुख्य धारा से जो है अलग है, लेकिन जिन्हें हम अपने विवेचन में जो है छोड़ नहीं सकते हैं। तो शुक्ल जी इतिहास की उन उलझी हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन उलझी हुई परतों को खोलने का असली मतलब ये है कि हमें पुरानी उन सभी तरीकों और परंपराओं को अपनाना होगा जो भले ही हमारी मुख्य सोच से थोड़ी अलग दिखती है, पर इतिहास की चर्चा करते समय हम उन्हें जो है वो किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। काल विभाजन के संदर्भ में हमने नाथों और सिद्धों के साहित्य को साहित्य में स्थान न देने के कारण पर जो है चर्चा की है, लेकिन आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि के संदर्भ में थोड़ी चर्चा जो है अपेक्षित है। तो समय को अलग अलग हिस्सों में बांटने के बारे में बात करते हुए हमने पहले भी ये देखा कि नाथों और सिद्धों की लिखी गई बातों को साहित्य में जगह क्यों नहीं दी गई थी। इस कारण को हम समझ चुके हैं, लेकिन शुक्ल जी के इतिहास को देखने के नज़रिए को समझने के लिए यहाँ इस पर थोड़ी और बातचीत करना जो है ज़रूरी है। आचार्य शुक्ल की दृष्टि स्पष्ट है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से जो है कोई संबंध नहीं है। वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में जो है नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई खास धारा जो है नहीं कह सकते। तो आचार्य शुक्ल जी की सोच जो है इस मामले में ये थी, इनका कहना था कि नाथों और सिद्धों की लिखी हुई बातों का हमारे असली जीवन के सीधे रास्ते, हमारे मन के भावों और इंसानी हालातों से जो है कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ क्या करते हैं, अपने धर्म या संप्रदाय की सीख देने का जो है काम करते हैं। इसीलिए इन्हें हम असली या सच्चा इतिहास की श्रेणी में जो है नहीं रख सकते। इन रचनाओं को हम कविता या साहित्य का कोई हिस्सा या धारा जो है नहीं मान सकते, ऐसा आचार्य शुक्ल का कहना था। आगे देखो, यदि विशुद्ध साहित्य को आधार बनाया गया तो हिंदी साहित्य के एक बड़े हिस्से को साहित्य से जो है अलग करना होगा। हमें तुलसीदास, प्रेमचंद और निराला के साहित्य को भी जो है हिंदी साहित्य से अलग करना होगा, क्योंकि इनकी रचनाएं भी शुद्ध साहित्य की सीमाओं में नहीं आती।
यदि इन रचनाकारों को निकाला जा सकता है तो निसंदेह उन नाथों और सिद्धों की रचनाओं से भी विमुख होना पड़ेगा। यदि नहीं निकाला जा सकता तो यह दृष्टि की जो है सीमा है। अब यहाँ पे बताया कि अगर हम शुक्ल जी की इस बात को मान ले और सिर्फ उसी को असली साहित्य कहें जिसने धर्म या उपदेश की बातें ना कही हो, तो हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमें इतिहास से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर तो हमें आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनकी रचनाओं को भी जो है हिंदी साहित्य से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी रचनाओं में भी समाज को सुधारने, नीति, धर्म, इन सब की सीख देने वाली बातें जो है मौजूद हैं। तो शुक्ल जी के शुद्ध साहित्य के कड़े नियमों में जो है ये फिट नहीं बैठती। अगर हम इन बड़े बड़े लेखकों को इतिहास से निकाल सकते हैं तो बिना किसी शक के हमें उन पुराने नाथों और सिद्धों की रचनाओं से भी जो है मुंह मोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम तुलसी या प्रेमचंद जैसे महान लेखक को हिंदी साहित्य से बाहर नहीं निकालते तो इसका मतलब ये हुआ कि शुक्ल जी का ये नियम था, इतिहास को देखने का जो नज़रिया था वो आधा अधूरा था, और यहीं पर आकर उनके सोचने के तरीके की एक सीमा या कमी जो है वो हमें दिखाई देती है। इस संदर्भ में हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब कुछ नया घटित होता है या नया रचा जाता है तो स्थापित से विरोध जो है स्वाभाविक है। इसीलिए विरोध होने मात्र से उसे साहित्य से अलग जो है नहीं किया जा सकता। उन रचनाकारों ने समाज के सामने एक दूसरा विकल्प जो है रखा है। अब यहाँ पे कहा कि इस बारे में हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जब भी समाज में कुछ नया होता है या कुछ नया लिखा जाता है तो पहले से चली आ रही पुरानी चीज़ों को उसका जो है टकराव या विरोध होना ये बिल्कुल ही आम स्वाभाविक सी एक बात है। इसीलिए सिर्फ इस वजह से कि किसी बात का विरोध हो रहा है हम उसे साहित्य से बाहर नहीं निकाल सकते। उन नए लेखकों ने तो बस क्या किया, समाज के सामने जीने और सोचने का एक दूसरा रास्ता जो है वो रखने का काम किया था। जहाँ तक सांप्रदायिकता की बात है उसके संबंध में केवल इतना ही कहना है कि उस कसौटी पर समूचा भक्तिकाल सांप्रदायिक हो उठेगा। और जहाँ पर इस बात का सवाल है कि उन रचनाओं में जो है अपने धर्म या संप्रदाय की सीख है, तो इसके बारे में तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि अगर हम इस नियम को मान ले तो आगे आने वाला पूरा का पूरा जो भक्ति काल है तो भक्ति काल ही धार्मिक या सांप्रदायिक मानकर जो है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ पर बताया गया। जहाँ तक जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों का सवाल है, जैन धार्मिक काव्यों में जीवन की गहरी मनोदशा का जो है चित्रण है, उन्हें साहित्य में स्थान दिया जा सकता है। और जहाँ तक हमारे असली जीवन की सच्चाई और भावनाओं का सवाल है तो जैन धर्म के कवियों ने क्या किया, इन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें इंसान के मन के गहरे भाव, उनकी दशा, इसका बहुत ही सुंदर जो है वर्णन किया गया है। इसलिए उन रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंदर पूरी इज्जत के साथ जो है जगह दी जा सकती है, ऐसा इनका मानना है। अपभ्रंश की इन रचनाओं को यदि आचार्य शुक्ल साहित्य में स्थान नहीं देना चाहते हैं तो उसका एक कारण है वस्तुतः उसमें विभिन्न प्रवृत्तियों का जो है कोलाहल सुनाई पड़ता है। इस तरह के साहित्य में हिंदी साहित्य की जो है आदिम संवेदना अपने अनगढ़ रूपों में अपना रास्ता टटोल रही थी, जीवन के विविध अनुभवों को ग्रहण कर रही थी। इसीलिए किसी एक विशिष्ट प्रवृत्ति में हम उसे जो है बंधी हुई नहीं पाते हैं। तो अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अपभ्रंश भाषा की इन रचनाओं को हिंदी साहित्य में जगह नहीं देना चाहते तो इनकी एक खास वजह वो ये बताते हैं कि उन किताबों के अंदर जो है अलग अलग तरह की बहुत सारी बातें और विचार एक साथ आपस में टकरा रहे हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रवृत्तियों का जो है कोलाहल हमें सुनाई पड़ रहा है। इस तरह की शुरुआती रचनाओं में हिंदी साहित्य की सबसे पहली और पुरानी भावनाएं अपने शुरुआती और कच्चे रूप में जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही है। वो अपने जीवन के अलग अलग तरह के अनुभवों को अपने अंदर समेट रही थी और यही कारण था कि उस समय के साहित्य को किसी एक खास आदत या किसी एक खास नाम के अंदर बांधा हुआ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं देखते हैं। अब आगे देखो, आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया उनकी चर्चा यहाँ आवश्यक होगी। शुक्ल जी काव्य ग्रंथों की तालिका जो है इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया
इन्होंने कुल मिलाकर 12 रचनाओं को चुना था, जिसके आधार पर इन्होंने क्या किया, इस पूरे समय यानी कि आदिकाल को जो है इन्होंने वीर गाथा काल नाम इसका रख दिया। अब वो कौन कौन सी रचनाएं थी उन्हें देखते हैं। उन 12 रचनाओं में है विजयपाल रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, हमीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और अमीर खुसरो की मुकरियां। आदिकाल की ये 12 रचनाएं हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, आधार बनाया, और इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम जो है वो वीर गाथा काल रखा है। इन सब रचनाओं को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारी। आगे देखो, इन्हीं 12 पुस्तकों को आधार बनाकर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। इन पुस्तकों को इतिहास की सामग्री बनाते हुए इतिहासकार में संकोच और झिझक है, क्योंकि इन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा हुआ था। अब ये जो 12 ग्रंथ थे इनको आधार बनाकर क्या किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस समय को वीर गाथा नाम तो दे दिया, लेकिन जब आज के इतिहासकार इन रचनाओं के इतिहास को देखते हैं तो उस पर जो है हमें ये झिझक देखने को मिलती है कि ये जो 12 रचनाएं हैं ये असल में प्रामाणिक है या नहीं है। तो इस पर भी जो है विद्वानों के बीच एक हमें अलग सी बहस देखने को मिलती है। स्वयं आचार्य शुक्ल ने लिखा है, दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। आचार्य ने जिन पुस्तकों को आधार बनाया था उनकी संदिग्धता इतनी बढ़ गई है कि उनके द्वारा दिए गए नामकरण की नींव जो है वो हिलती दिखाई दे रही है। अब खुद आचार्य शुक्ल जी ने क्या किया, ये बताया कि इस आदिकाल के बारे में दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय की जो भी रचनाएं हमें मिलती है उसमें से कुछ पर तो कोई शक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो पूरी तरीके से शक के घेरे में आती है। अब हुआ ये कि शुक्ल जी ने जिन रचनाओं पर भरोसा करके ये नाम रखा था उनका शक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनका दिया हुआ ये जो नाम है वीर गाथा काल ये अब सही नहीं लगता, मानो उस नाम की जो पूरी नींव है वो ही हिल गई हो, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इन पुस्तकों की प्रामाणिकता का संक्षिप्त विवेचन करना जो है वो आवश्यक होगा। इन 12 पुस्तकों में विद्यापति रचित कीर्ति लता, पदावली तथा नरपति नाला रचित बीसलदेव रासो ही जो है प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। अब हमारे लिए यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो 12 रचनाओं की हमें लिस्ट दी गई, ठीक है, इसमें प्रामाणिक रचना देखें तो विद्यापति द्वारा लिखी गई कीर्ति लता और पदावली, साथ ही बीसलदेव रासो जो नरपति नाला द्वारा लिखी गई है, केवल यही रचनाएं जो हैं जो प्रामाणिक मानी जाती हैं। हमीर रासो, जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका जो है वो उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद्य प्राकृत पेंगलम में जो है अवश्य मिलता है, जिनके बारे में शुक्ल जी का विश्वास है कि वह हमीर रासो का ही है। इस तरह के छिटपुट प्रमाण पर इतिहास का ढांचा खड़ा करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो रचनाएं हैं हमीर रासो, जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका, ये जो है वो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है, यानी कि ये पुस्तकें बिल्कुल ही गायब है। लेकिन हाँ, ये जो हमीर नाम के राजा से जुड़ी हुई कुछ लाइनें जो है वो हमें प्राकृत पेंगलम नाम की एक दूसरी रचना में देखने को मिलती है, और उसे देखकर शुक्ल जी को ये पूरा भरोसा था कि ये जो पद्य हमीर है ये रचना असल में होगी। वह पद्य हमीर रासो के नाम की रचना का ही हिस्सा है। अब आप सोचो कि ऐसी यहाँ वहाँ से मिली हुई छोटी मोटी जानकारियों के भरोसे पर इतिहास की इतनी बड़ी इमारत खड़ा करना ये जो कितना मुश्किल काम होता है। खुमान रासो में 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराजा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी जो है वर्णन है। इससे उन बातों का पता मिलता है कि यह रचना 16वीं शती के आसपास की है। अब क्या हुआ, ये जो खुमान रासो की रचना है
ठीक है। 9वीं शताब्दी के राजा खुमान की लड़ाई की इसमें कहानी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रचना के अंदर बहुत बाद के समय के राजा जैसे कि महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह के बारे में भी लिखा हुआ है। अब 9वीं सदी के लेखक इतने सालों बाद के राजाओं को कैसे जान सकते हैं? तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये जो किताब है ये असल में 16वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई होगी, ना कि आदिकाल में लिखी गई होगी। परमाल रासो लोक गान है, वह विभिन्न क्षेत्रों में विविध रूपों में जो है गाया जाता है। जयानक के पृथ्वीराज विजय के प्रकाशन के साथ पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता भी जो है वो संदिग्ध हो गई है। स्वयं आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासु के जो है काम का है। अब यहाँ पे बताया गया ये जो रचना है परमाल रासो, ये कोई लिखी हुई रचना नहीं है बल्कि ये एक लोक गान है, यानी कि लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गीत, जिसे कि आल्हा कहते हैं। इसे अलग अलग इलाकों में लोग क्या करते हैं, अपने अपने ढंग से अलग अलग रूपों में गाते हैं। फिर बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। जब जयानक नाम के कवि की एक रचना आई पृथ्वीराज विजय, तो शुक्ल जी सबसे पहले इसकी मुख्य किताब पृथ्वीराज रासो के असली होने पर शक करते हैं। खुद शुक्ल जी ने कहा कि ऐसी हालत में इन दरबारी कवियों की बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बातों के जाल में कोई सी बात और कितना हिस्सा असली है ये तय करना बिल्कुल मुश्किल है। इसी वजह से ये जो रचना है ये ना तो भाषा का इतिहास जानने वालों के लिए किसी काम की है और ना ही साहित्य का इतिहास पढ़ने वालों के लिए। हुआ क्या था, पहले सब पृथ्वीराज रासो को असली रचना मानते थे। बाद में पता चला कि पृथ्वीराज विजय नाम की एक रचना है जो जयानक कवि ने लिखी थी कश्मीर के, तो उसमें हमें ऐसा देखने को मिला कि पृथ्वीराज रासो जो है वो उसका कॉपी किया हुआ है और उसमें कुछ बदलाव किया गया। तो इस वजह से पृथ्वीराज रासो को जो है प्रामाणिक नहीं माना जाने लगा और इस पर कुछ लोग विवाद उत्पन्न होने लगा। कुछ कवि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने लगे, कुछ अप्रामाणिक मानने लगे और कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने इसको अर्ध प्रामाणिक माना। जब इन ग्रंथों की प्रामाणिकता ही संदिग्ध है तो इनके आधार पर किया गया नामकरण कितना संदिग्ध हो सकता है, यह सोचने की बात है। अब क्या हुआ ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 12 ग्रंथ बताए थे उसमें से हर ग्रंथ की प्रामाणिक होने पर जो है कुछ ना कुछ हमें संदेह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यह बताया कि अब आप मानो कि जब इन रचनाओं की प्रामाणिकता पर ही इतना संदेह है तो इसका नामकरण जो वीर गाथाकार रखा गया है ये भी कितना संदेह भरा जो है नामकरण होगा। राजस्थान के साहित्य और संस्कृति के विद्वान मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है, जिसके आधार पर वीर गाथा काल की जो है कल्पना की गई है। राजस्थान के किसी समय विशेष की साहित्यिक प्रवृत्ति को सूचित नहीं करते, केवल चारण भाट आदि वर्ग के कुछ लोगों की जन्मजात मनोवृत्ति को जो है प्रकट करते हैं। अब क्या हुआ, राजस्थान के रहने वाले साहित्य के एक बड़े विद्वान हुए मोतीलाल मेनारिया। इन्होंने इस बारे में लिखा कि जिन रचनाओं को देखकर इस वीर गाथा काल नाम की कल्पना की गई थी वह किताबें जो है वो राजस्थान के किसी खास समय के समाज की लिखने की आदत को नहीं दिखाती है। वह तो बस क्या करती है, राजा के दरबार में रहने वाले गिने चुने लोगों की बचपन से चली आ रही राजाओं की तारीफ करने की आदत या फिर स्वभाव को दिखाती है, ऐसा मोतीलाल मेनारिया का मानना है। तो जिस रासो ग्रंथ की प्रबंध परंपरा को लक्ष्य करके आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा का नाम दिया उसमें विद्यापति की रचना का प्रवेश नहीं हो पाता। यह ठीक है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है वो इसी कोटि के ग्रंथ हैं। अब आगे बताया कि जिस रासो परंपरा यानी कि वीरों की कहानियों को मुख्य आधार बनाकर शुक्ल जी ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा था। अगर हम इस ग्रुप की रचनाओं को देखें तो इसमें विद्यापति की रचना जो है वो फिट बैठती हुई हमें दिखाई नहीं देती है। इसमें इनकी रचना कीर्ति लता और कीर्ति पताका नाम की रचनाओं में तो है, इसमें तो फिर भी हमें राजाओं की तारीफ वाले या कि कहें कि वीर गाथा वाले लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इनकी पदावली जो है वो इस श्रेणी में नहीं आती। परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि मैथिल कोकिल विद्यापति का महत्व उनकी पदावली को लेकर है। इसमें श्रृंगार की ऐतिहासिकता और भक्ति की धार्मिकता है। मानवीय मनोभाव की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का सामंजस्य उसमें मिलता है। नामकरण संबंधी सारे तथ्यों पर विवेचन के बाद वीरगाथा काल की प्रासंगिकता क्या है यह सोचने की जो है आवश्यकता है।
अब यहाँ बताया गया कि लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैथिल कोकिल यानी कि मीठा गाने वाले विद्यापति का असली जो नाम है या इनकी जो असली पहचान है वो इन्हें पदावली से मिली है। और इस पदावली में इस लोक का श्रृंगार की ऐतिहासिकता और भगवान के प्रति भक्ति की धार्मिक भावना ये हमें देखने को मिलती है। और इंसानी मन के ये दोनों बिल्कुल अलग अलग और विरोधी विचार उनके यहाँ पर बहुत सुंदर तालमेल के साथ जो है हमें दिखाई देते हैं। तो ये नाम रखने से जुड़े इन सभी तथ्यों को देखने पर और इनकी पूरी बातचीत सुनने पर यह सवाल उठता है कि इस पूरे समय को वीरगाथा काल कहना आज कितना सही या प्रामाणिक है। तो इस बात पर जो है हमने जाना। यहाँ देखो, आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल संबंधी मान्यताओं के परीक्षण के उपरांत उनके बाद के इतिहासकारों की मान्यताओं पर विवेचन करना अनिवार्य है। आचार्य शुक्ल के बाद इतिहासकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में एक नाम सुझाया है। उन्होंने प्रथम काल का नाम संधिकाल और चारणकाल रखा है। उनका नाम दो भागों में जो है विभाजित है। अब क्या हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस समय को जो वीरगाथा काल का था उसकी पूरी जांच परख करने के बाद क्या हुआ, हमारे लिए ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया कि इनके बाद के इतिहासकारों ने इस बारे में क्या सोचा। तो शुक्ल जी के बाद आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ जिसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें इन्होंने हिंदी के सबसे पहले समय का जो नाम सुझाया वो था संधि काल और चारण काल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनका दिया हुआ ये जो नाम है ये दो अलग अलग हिस्सों या कहें कि भागों में बटा हुआ है। इस प्रकार के नाम के पीछे चिंतन का जो आधार है वह दो भागों में टूटता दिखाई देता है। यह चिंतन भाषा और संवेदना के दो स्तरों पर भी जो है विभाजित होता है। संधि भाषा की अवस्था को सूचित करती है और चारण जो है वो संवेदनागत वास्तविकता है। तो यहाँ बताया गया कि इस तरह का जो नाम है ये रखने के पीछे इनके सोचने का जो तरीका था वो दो अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाई देता है। इनकी यह सोच भाषा के स्तर पर अलग है और मन के भावों यानी कि संवेदना के स्तर पर एकदम अलग। इसमें जो पहला शब्द है संधि वह उस समय की भाषा की स्थिति को बताता है और जो दूसरा शब्द है चारण ये उस समय के कवियों के मन के असली भावों को जो है दिखाने का काम करता है। इनके संधि कहने का तात्पर्य प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी की मिली जुली भाषा से है जो उस समय विकसित हो रही थी। चारण कवियों की कृतियों को ध्यान में रखकर उन्होंने चारण काल नाम जो है प्रस्तावित किया है। तो यहाँ पे जो संधि शब्द कहा गया है इसका मतलब है कि उस समय प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी ये तीनों भाषाएं जो है आपस में मिली जुली थी, जो उस दौर में धीरे धीरे क्या हुआ आगे बढ़ रही थी और अपना रूप भी बदल रही थी। और चारण नाम इन्होंने क्या किया, राजाओं के दरबार में रहने वाले जो चारण कवि हुए उनकी रचनाओं को ध्यान में रखकर उन्होंने ये नाम का जो है सुझाव दिया था। परंतु मात्र चारणों ने ही उस काल के साहित्य को निर्मित नहीं किया था, उसमें जैन, नाथ, सिद्धों और लौकिक साहित्य के रचयिताओं का भी जो है योगदान है। अब यहाँ पे ये आया कि उस पूरे समय में अगर हम देखें तो सिर्फ चारण कवियों ने ही अपनी रचनाएं नहीं लिखी थी। उस दौर में हमें जैन, नाथ और सिद्ध ये सब साथ ही साथ आम जनता के बीच लिखे जाने वाले जो लोक साहित्य होते हैं इन सबको लिखने वाले लेखकों का भी हमें उस समय में जो है बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है। इस नामकरण को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो उन अनेक कवियों और साहित्यकारों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जिनका इस काल के साहित्य निर्माण में जो है बड़ा योगदान है। इस नाम से साहित्य की सामूहिक मनस्थिति को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। स्पष्ट मौलिकता और नवीनता के अभाव में इस नामकरण का ऊपरी हिस्सा ही जो है वो कमज़ोर हो गया है। तो अगर हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये जो दिया हुआ नाम है इसको सही मान ले तो उन बहुत सारे दूसरे कवियों और लेखकों के साथ जो है यहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी जिन्हें इस नाम में जो है कोई भी जगह या पहचान नहीं मिली, जबकि इस समय के साहित्य को बनाने में उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस नाम को सुनकर उस समय के समाज के सभी लोगों के मिले जुले मन के भावों का जो है पता नहीं चलता। तो इसमें कोई
साफ तौर पर नई सोच या कोई अनोखापन न होने की वजह से जो है इस नाम के ऊपरी हिस्से को बहुत कमजोरता यहाँ पर देखने को हमें मिली है। रामकुमार वर्मा के इतिहास के उपरांत राहुल सांकृत्यायन इस काल का विस्तृत विश्लेषण अपनी पुस्तक मध्यकालीन काव्य धारा में करते हैं। राहुल सांकृत्यायन प्रथम काल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम प्रस्तावित करते हैं। इस नामकरण के माध्यम से वह तत्कालीन समाज की वास्तविकता और जीवन के अनुभव को गहराई में पकड़ने की जो है कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ कि रामकुमार वर्मा के बाद आए राहुल सांकृत्यायन। इनकी रचना का नाम था मध्यकालीन काव्य धारा। इसमें इन्होंने इस समय का बहुत ही बारीकी और गहराई से विश्लेषण किया था। राहुल सांकृत्यायन ने इस पहले समय का जो नाम दिया वो था सिद्ध सामंत काल। ये रखने का नाम इन्होंने लोगों को सुझाया। इस नाम के जरिए उन्होंने क्या किया, उस समय के समाज के असली सच और लोगों के जीवन के अनुभवों को बहुत गहराई से पकड़ने और हमारे सामने रखने की जो है कोशिश की है। लेकिन चिंतन में यहाँ भी एक फाक है जो नामकरण के दो अलग अलग हिस्सों में जो है प्रस्तावित होती है। राहुल जी जब सिद्ध और सामंत नाम प्रस्तावित करते हैं तो उनका परिप्रेक्ष्य और संदर्भ जो है वो अधिक खुला हुआ और विस्तृत दिखाई देता है। तो जब हम गहराई से देखें तो सोचने के तरीके में यहाँ पर भी हमें एक जो है दरार दिखाई देती है। जो नाम इन दो अलग अलग हिस्सों से जो है साफ पता चलता है, फिर भी राहुल सांकृत्यायन ने क्या किया, जब सिद्ध और सामंत नाम हमारे सामने रखा तो उनको देखने का नजरिया और सोचने का जो दायरा था वो पहले के इतिहासकारों के मुकाबले अब और ज्यादा विस्तृत होने लगा। सिद्धियां मात्र बोधों की साधना का विषय नहीं है, सिद्धियां धार्मिक रचनाओं की एक मुख्य प्रवृत्ति बन जाती है। उनके अनुसार सिद्धियां इस काव्य में उसी प्रकार प्रेरणा की विषय थी जिस प्रकार परवर्ती काल में जो है भक्ति प्रेरणा का मुख्य आधार बनी थी। तो इनका मानना था राहुल सांकृत्यायन का कि सिद्धियां जो हैं वो सिर्फ बौद्ध धर्म के लोगों की पूजा पाठ या फिर साधना का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये सिद्धियां उस समय धर्म से जुड़ी जो रचनाएं थी उनको लिखने के लिए सबसे मुख्य और या फिर हम कहें आदत जो है वहां पर बन गई थी। इनके अनुसार उस समय के कवियों को लिखने की प्रेरणा जो है वो इन्हीं सिद्धियों से मिल रही थी। ठीक इसी तरह जैसे इसके बाद आने वाला जो समय हुआ जैसे कि भक्ति काल, उसमें कवियों को रचनाएं लिखने की जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिली वो भगवान की भक्ति से मिली है। सिद्धियों को हम एक प्रकार से प्रोटेस्ट कह सकते हैं। यह प्रतिरोध वर्णवाद और व्यवस्था के संदर्भ में तत्कालीन समाज में उपजा था। इसीलिए उनकी रचना में उन असंख्य लोक समूहों की वाणी है जिन्हें व्यवस्था ने हमेशा हाशिए पर रखा था। यही कारण है कि उनका साहित्य अनगढ़ है, उनमें अभिजात साहित्य का सौंदर्य जो है हमें नहीं मिलता। अब क्या हुआ, ये जो सिद्धियां थी, इन सिद्धियों या सिद्ध सामंत की बातों को हम एक तरह से समाज के पुराने नियमों के खिलाफ का एक विरोध मान सकते हैं। ये विरोध उस समय के समाज में जो फैली हुई ऊंच नीच थी, भेदभाव था और जो गलत नियम थे उस व्यवस्था के खिलाफ जो है पैदा हुआ था। और यही वजह है कि इन संतों की रचनाओं में उन अनगिनत आम लोगों और कमजोर समूह की आवाज सुनने को मिलती है जिन्हें समाज के ठेकेदारों या फिर व्यवस्था ने क्या किया, हमेशा सबसे पीछे रखा था। और यही कारण है कि उनका ये साहित्य जो है बहुत सीधा और हमें अनगढ़ रूप में मिलता है। इसमें हमें अमीर या फिर बड़े लोगों के दिखावे वाली साहित्य जैसी बनावटी सुंदरता देखने को नहीं मिलती, बल्कि इसमें जो है सीधे दिल से निकली हुई आम जनता की बातें हमें देखने को मिलती है। सिद्ध के अतिरिक्त इस काल के नामकरण में राहुल जी एक शब्द सामंत को जोड़ते हैं। सामंत तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को सूचित करते हैं। हम वीर गाथा काल, चारण काल आदि जितने भी नामकरण की सूची पाते हैं उसके मूल में सामंतवादी व्यवस्था की छाया ही जो है दिखाई पड़ती है। केंद्रीय व्यवस्था के विखंडन से सामंतों का वर्ग तेजी से राजनीतिक परिदृश्य में जो है उभरता है। अब क्या हुआ, जैसे हमने ये जाना कि राहुल सांकृत्यायन ने इस काल का नाम जो है वो सिद्ध सामंत रखा, तो सिद्ध शब्द के अलावा भी इसमें एक और शब्द जुड़ा जो है सामंत। ये सामंत शब्द जो है उस समय के राजा महाराजाओं और जमींदार के राज करने के तरीके यानी कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था को जो है दिखाता है।
हम इस पहले समय के जितने भी नाम सुनते हैं, जैसे कि वीर गाथा काल हो गया या चारण काल हो गया, इन सभी नामों की अगर हम जड़ देखें तो इसमें हमें सामंत वाले माहौल या फिर जमींदारी व्यवस्था का जो है असर दिखाई देता है। जब देश की मुख्य और बड़ी सरकार जो है या कहें राजा का राज जो है वो कमज़ोर होकर टूट गया, तब ये छोटे छोटे सामंत और जमींदार जो है वो बहुत तेज़ी से राजनीति के मंच पर सामने आए और ये जो है ताकतवर बनते गए। वह धीरे धीरे जीवन व्यवस्था और संस्कृति को आच्छादित कर लेता है। यह नाम साहित्य और राजनीति की जो है संपूर्ण प्रवृत्ति को गहराई में जाकर पकड़ता है। अब इन सामंतों ने क्या किया, धीरे धीरे लोगों के जो जीने के तौर तरीके थे, उनकी जिंदगी और संस्कृति को क्या किया, पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया था। फिर राहुल सांकृत्यायन जी का दिया हुआ ये जो नाम है, ये उस समय के साहित्य, राजनीति दोनों की पूरी आदत और माहौल को जो है वो बहुत गहराई से पकड़ता है। सामंत कवियों के प्रधान आश्रयदाता ही नहीं, उनके काव्य नायक भी थे। वह कवि उन्हीं को केंद्र में रखकर जो है कविता की रचना करते थे। ये जो सामंत थे और जो जमींदार थे, वो सिर्फ कवियों को अपने दरबार में रहने के लिए जगह या खर्चा देने वाले मालिक नहीं थे, बल्कि वो क्या करते थे, उनकी कविताओं के हीरो भी ये सामंत होते थे या कहें राजा होते थे। उस समय के कवि इन सामंतों को ही अपनी कविता का मेन कैरेक्टर या फिर केंद्र मानकर जो है इनके ऊपर अपनी कविताएं लिखते थे। उनकी रचनाओं में श्रृंगार और वीर के मिश्रित मनोभाव है, जो सामंती साहित्य का जो है एक प्रमुख लक्षण है। लेकिन राहुल जी द्वारा दिया गया नाम विद्वानों में लोकप्रिय नहीं हुआ। नामकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके बारे में व्यापक सहमति हो। किसी भी नामकरण पर विद्वानों में सहमति के उपरांत ही जो है उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। अब ये जो कवि थे, इन कवियों की कविताओं में हमें श्रृंगार और वीर रस जो है ये दिखाई देता था। ठीक है, जो राजाओं के दरबार में लिखे जाने वाले साहित्य की सबसे बड़ी पहचान जो है मानी जाती थी। इतनी खूबियां होने के बाद भी क्या हुआ, राहुल सांकृत्यायन का ये जो नाम दिया हुआ है सिद्ध सामंत काल, ये दूसरे विद्वानों के बीच जो है ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। और इतिहास में किसी भी समय का नाम रखने के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है कि उसे ज़्यादातर लोग और विद्वान जो है वो सही माने। तो किसी भी नाम को रखने का असली फ़ायदा या उसकी सफलता तभी होती है जब देश के सभी बड़े विद्वान जो है मिलकर उस नाम पर रजामंदी दे। लेकिन राहुल सांकृत्यायन के दिए हुए नाम पर जो है सभी विद्वानों की रजामंदी हमें देखने को नहीं मिलती। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल भी कहा जाता है। यद्यपि इसकी प्रस्तावना आचार्य शुक्ल के इतिहास में भी मिलती है, लेकिन उन्होंने आदि शब्द को काल तक ही जो है सीमित रखा था। अब क्या हुआ कि हिंदी साहित्य के इस सबसे पहले समय को आदिकाल भी जो है कहा जाता है, यहाँ पे ये बताया गया। तो वैसे तो ये जो नाम था आदिकाल, इसे रखने का अगर हम सुझाव देखें तो सबसे पहले जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस आदि शब्द को सिर्फ समय की शुरुआत बताने तक ही जो है सीमित कर दिया था और उन्होंने इसे मुख्य नाम जो है नहीं बनाया था, क्योंकि इन्होंने मुख्य नाम बनाया था वीर गाथा काल को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रवृत्ति के रूप में आदि शब्द को स्वीकार करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में लिखा है। कुछ आलोचकों को इस काल का नाम आदिकाल ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इस पुस्तक में भी इस काल को जो है इसी नाम से कहा गया है। अब क्या हुआ, जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आए तो उन्होंने इस आदि शब्द को जो है उस समय के साहित्य की आदत या स्वभाव के रूप में पूरी तरह से माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसमें इन्होंने लिखा कि कुछ समीक्षकों या जानकारों को जो है इस पूरे समय का नाम आदिकाल रखना ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगता है और मेरी इस रचना में भी इस समय को इसी आदिकाल नाम से जो है पुकारा गया है। इस नाम से एक भ्रामक धारणा की जो है सृष्टि होती है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। आदिकाल से साहित्य की आदिम प्रवृत्ति का बोध होता है, वह भाषा की आदिम व्यवस्था जो है हो जाती है और यह संवेदना की भी आदिम व्यवस्था हो सकती है। आदिकाल में वीर, श्रृंगार और भक्ति जैसी कई मनोवृत्तियों के साहित्य जो हैं वो रचे गए थे।
अब द्विवेदी जी ने क्या किया, ये भी कहा कि इस आदिकाल नाम को सुनकर जो है कभी कभी मन में एक गलत फहमी वाली सोच पैदा हो जाती है। वो ये कि शायद ये आदि मानवों के समय का जो है साहित्य है, इसलिए इसे आदिकाल कहा जाता है। लेकिन अगर पढ़ने वाले इस गलत फहमी से बचकर रहें और सावधान रहें तो ये जो नाम है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इस आदिकाल नाम से हमें साहित्य की सबसे शुरुआती और पुराने रूप की जानकारी जो है मिलती है। ये जो आदिम या शुरुआती रूप में है वह उस समय की बदलती हुई भाषा की भी जो है शुरुआती रूप हो सकता है और कवियों के मन की भावनाओं का भी बिल्कुल पहला रूप हो सकता है। इस आदिकाल के अंदर वीरता की कहानियाँ, श्रृंगार की कहानियाँ और भगवान की पूजा जैसे भक्ति जैसी कई अलग अलग तरह की भावनाएं और सोच वाली कविताएं जो हैं हमें इस काल की रचनाओं में देखने को मिलती है। जिस काल में इतनी तरह की मनोवृत्तियां सक्रिय हो उस काल के लिए एक नाम खोज पाना निसंदेह कठिन है। आदिकाल नाम में परस्पर विरोधी चेतना के साहित्य को भी जो है बिना किसी उलझन के स्थान दिया जा सकता है। अब इन्होंने कहा कि जिस समय के अंदर क्या हो, एक साथ इतनी सारी अलग अलग तरह की रचनाएं हो, उस पूरे समय के लिए कोई एक नाम देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो नाम सबके साथ फिट बैठे, लेकिन अगर हम आदिकाल नाम की खूबी देखें तो इसमें जो है एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी या अलग सोच वाली रचनाओं को भी बिना किसी परेशानी या उलझन के जो है शामिल किया जा सकता है। आदिकालीन नामकरण से विविध मनोभावों की रचनाओं को एक साथ रखने पर कोई अनुचित्य प्रतीत नहीं होता। साहित्यिक वैविध्य को भी एक आधार मिल जाता है। इसी कारण यह नाम जो है विद्वानों में अधिक लोकप्रिय हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो आदिकाल नाम है इसको देखें तो अलग अलग तरह की भावनाओं वाली रचनाओं को एक ही छत के नीचे एक साथ रखने पर भी जो है कुछ गलत या अनुचित ये आदिकाल नाम नहीं रखता। इससे साहित्य के अंदर की जो तरह तरह की वैरायटी या भिन्नता वाली रचनाएं हैं उन सबको एक सहारा मिल जाता है और यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण क्या हुआ, आदिकाल नाम सभी विद्वानों और जानकारों को सबसे ज़्यादा पसंद आया और आज भी ये जो नाम है ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। द्विवेदी जी द्वारा दिए गए नाम आदिकाल को यदि व्यापक स्वीकृति मिली तो इसीलिए कि वह अपने नामकरण में जनता के उस सामूहिक मन को पकड़ते हैं जिससे जो है साहित्य की प्रवृत्ति निर्धारित होती है। इस सामूहिक मनस्थिति को पाने के लिए व्यापक पृष्ठभूमि को स्वीकार करना होता है। द्विवेदी जी ने व्यापक चेतना से साहित्य के अंतर्विरोधों को देखा है, इसीलिए उनकी दृष्टि उन बिंदुओं की ओर गई है जिसे अब तक साहित्यकार अनदेखा कर रहे थे। उन्होंने उसे निचोड़ने की कोशिश की है। उनके नामकरण में दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने क्या किया, साहित्य के विराट प्रवाह में अंतर्वस्तु का जो है मूल्यांकन किया है। अब क्या हुआ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल नाम दिया था उसे अगर आज जो है सब लोग और सारे विद्वान मानते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि उन्होंने क्या किया, ये नाम रखते समय समाज के सभी लोगों के मिले जुले मन को जो है समझा था। असल में समाज के लोगों का जैसा मन होता है वैसी ही बातें जो हैं हमें कविताओं या रचना में देखने को मिलती है। अब सब लोगों के मन में इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उस समय के पूरे माहौल और एक बहुत बड़े पृष्ठभूमि को जो है देखना पड़ता है। तो द्विवेदी जी ने अपनी इसी बड़ी सोच की मदद से क्या किया, इतिहास की उन सब बातों को गहराई से देखा जो आपस में बिल्कुल टकराती हुई लगती हैं। इसी वजह से द्विवेदी जी का जो ध्यान है वो उन खास बातों और जगहों पर गया जिन्हें उनके पहले के जो बाकी इतिहासकार थे वो देखकर भी छोड़ रहे थे या फिर उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो द्विवेदी जी ने क्या किया, उन छोड़ी हुई बातों को भी अच्छे से पढ़ा और उनका पूरा निचोड़ या कहे सार जो है वो हमारे सामने रखने की कोशिश की। और उनके इस आदिकाल नाम को रखने के पीछे एक दूसरी वजह ये भी रही कि उन्होंने साहित्य की इस बहती हुई बहुत बड़ी नदी के अंदर जाकर देखा कि रचनाओं में असली बात या जो है वो क्या लिखी हुई है या उसकी अंतर्वस्तु क्या है, और फिर उसका जो है सही मोल उनकी जांच परख कर उनका मूल्यांकन किया। तब उन्होंने जो है इसका नाम आदिकाल रखा। तो एंड में क्या हुआ, विभिन्न विद्वानों ने तरह तरह के जो है नाम सुझाए। अंत में जाकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल जो है वो सर्व सहमति से जो है स्वीकार किया गया। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो यही खत्म होता है।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।